हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइंस का वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा। साइंस का वो क्वेश्चन जो करीब करीब 3 से ज़्यादा बार पूछा गया, 3 साल से ज़्यादा, मतलब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मैं टोटल 7 से 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो में आपको मिलेगा देखने को, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा और आप तो इसको याद ही कर जाओ। ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी याद कर जाओ। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा। इसके बाद और भी सवाल रहेगा तो मैं मतलब बारी बारी से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बार सवाल आया हुआ है। 2019 में दोनों शिफ्ट में, 12 में, 15 में, 11 में, ये सब सवाल आया हुआ और एनसीईआरटी का सवाल भी है। सवाल कब होता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। अब अगर आपको ये डिफिनेशन ये इतना सारा याद नहीं हो रहा ना, तो ये फॉर्मूला, ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, ये जो समीकरण दिख रहा, इस समीकरण से आप याद कीजिए। ये क्या है? जब लोहा है, ये लोहे की कील है और ये कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को नीला कलर का होता है। ठीक है, तो जब लोहे की कील को नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ये क्या, कॉपर को देता है हटा और जाके बन जाता है इससे, यानी कि विस्थापन होता है। आप पढ़े होंगे एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, त्रिविस्थापन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि एकल विस्थापन हो गया, कॉपर को हटा दिया और फिर लोहा एफी जो हो गया, फेरस जो हो गया, सल्फेट के जाके मिल गया, तो ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट। और ये कैसा रंग हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट करेगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग किस रंग का हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर आपको पता है कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है और जब इसमें डालते हैं तो हरा रंग बन जाता है और कॉपर बेचारा चला गया बाहर में, भूरा, लाल भूरा टाइप का कुछ होता है। क्लियर है? तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इसी को इक्वेशन को देख करके समझ करके आप इसको याद कर लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब ये क्या है, लोहा है, तो लोहे की कील को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर क्या करता है? कॉपर विस्थापित कर देता है। कौन? लोहा। लोहा जो है बोलता है कॉपर को भाग, यहाँ से भगाता है और अपने जाके इसके साथ मिल जाता है ना, और इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया अलग, तो इसका रंग हरा हो गया। पहले रंग था नीला, अब विलयन का रंग हो गया हरा। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है, आपके लिए सवाल चुन चुन करके मैं सवाल लाया हूँ यहाँ पे। सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल नंबर में मत जाओ कितना नंबर सवाल है, बस सवाल देखो। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके कितने नियम हैं। सवाल देख रहे कि कितना बार आया हुआ सवाल, 19 में, 15 में, 16 में, 14 में, अरे बाप रे इतना बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। आप जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए आपतित, यहाँ तो है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, रहेगा तो ही रहेगा। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ पे 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का अपवर्तन के यहाँ पे डिफिनेशन भी नहीं लिखो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक रेखा से दूसरी रेखा जाती है तो वो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वो जो है मतलब दूसरी माध्यम में जो विचलित होकर मुड़ जाती है, मतलब 90 डिग्री पे नहीं गुजरता है आगे। जैसे ये फिगर देखो, यहाँ से है, ये आपका एक माध्यम है, एक मान लो जल है और ये मान लो हवा है। अब यहाँ से ये आपका सीधा 90 डिग्री बनता है, लेकिन जब प्रकाश इधर से आ रही है, जब से मान लो इधर प्रकाश जा रही तो इसको इधर सीधा चल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे रहा, ये रहा 90 डिग्री, तो इसको ये इधर जा रहा तो इधर सीधा मुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसे मुड़ जाता है। तो ये जो है ना अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो वो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके नियम देख लीजिए, इसके 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब दोनों ही एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से है ना, तो आपतित किरण होगा और अपवर्तित किरण होगा और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में
होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी अपतित होती है तो आपतन कोण आई और जया यानी कि साइन जो है अपवर्तन कोण आर जया साइन का अनुपात के नियतांक मतलब बराबर होता है। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर हो सकता है, ऐसे लिख देंगे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि जब ये जब किरणें जाएगी यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा आई और यहाँ पे जो कोण बनेगा साइन आर, तो ये होता है ना आर बराबर क्या, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, आई बराबर जो होता है साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल का नियम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये याद रखें कि स्नेल का नियम क्या है। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछे ना तो बस ये वाला यहाँ से तक लिख दीजिएगा स्नेल का नियम, लेकिन पूछेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में आया नहीं। ठीक है, ये आपका सिर्फ यूं ही थोड़ा सा दे दिया। सवाल ऐसे रह सकता है कि ये दे देगा, आप बोलेगा ये किसका नियम है। ओके क्लियर है, तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखो, अयस्क खनिज और खनिज में अंतर क्या है। ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है ना, अयस्क खनिज में क्या अंतर है, ये आपका केमिस्ट्री में सवाल है। ओके, तो चलिए इसको बनाते, क्या है सवाल देखते हैं। अयस्क मतलब अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आपको पता है तो वही डिफरेंट हो जाएगा उसका अंतर। धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। धातु जो प्राकृतिक रूप में पाया था, मतलब जो जहाँ से मतलब शुरुआती जहाँ से धातु प्राप्त होता है सबसे पहला स्थान, वही हमारा खनिज होता है। ठीक है, धातु का प्राकृतिक यौगिक रूप मतलब जैसे हेमेटाइट, सिडराइट, ये सब क्या है, खनिज है। धातु का प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक रूप है। उसके बाद ने हम लोग उसको लोहा में बदल देते हैं, है ना, एल्युमिनियम में बदलते हैं, बॉक्साइट को। तो जो धातुओं का जो प्राकृतिक रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। जितना सारा धातु है सब के सब यौगिक रूप में प्राप्त होता है। जैसे तांबा, जानते हैं तांबा हमें पायराइट के रूप में प्राप्त होता है, क्यूप्राइट के रूप में प्राप्त होता है। लोहा जो है हेमेटाइट, सिडेराइट के रूप में प्राप्त होता है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट, क्राइलाइट के रूप में प्राप्त होता है। पारा जो है सिनेबार के रूप में प्राप्त होता है। तो बहुत सारा यहाँ पे धातु हैं जो कि क्या होता है, यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है। अब अयस्क के बारे में जानते हैं। खनिज हो गया, खनिज के बाद अयस्क, जिन पदार्थों यानी कि खनिज जो रहेगा से धातु का निष्कर्षण होता है। अब खनिज प्राप्त कर लिए, हेमेटाइट प्राप्त कर लिए, पायराइट प्राप्त कर लिए। अब पायराइट से क्या प्राप्त करेंगे, तांबा। क्यूप्राइट से क्या प्राप्त करेंगे, कॉपर, तांबा। तो वही बोला कि जिन पदार्थों से यानी कि खनिजों से धातु का जो निष्कर्षण सरल हो, मतलब आसान तरीके से निष्कर्षण हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अयस्क। जैसे एल्युमिनियम धातु है, बॉक्साइट से प्राप्त हो रहा, लोहा हेमेटाइट से प्राप्त हो रहा। क्लियर है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चा। खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, बस इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो खनिज का मतलब वही हुआ जो पृथ्वी के अंदर, जो जमीन के नीचे जो हम पाते हैं प्राकृतिक रूप में, जो ना फर्स्ट स्टेप जो पाने का होता है उसी को खनिज बोलते हैं। और ये जो है ना खनिज जो होता है, प्रायः अक्सर जो खनिज होता है अधिकांश सबका होता है यौगिक के रूप में होता है। जैसे कि पायराइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, कोरंडम हो गया, बहुत सारे खनिज है। ठीक है, और खनिज से अयस्क को बनाते हैं। खनिज से क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। जो खनिज प्राप्त किए पायराइट, अब पायराइट से उसको सरल विधि से, निष्कर्षण विधि से हम उसको क्या करेंगे, तांबा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम को अयस्क से, बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करेंगे। तो ये सब इसमें फंडा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर मत जाओ, कितना सवाल नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ तहाँ क्वेश्चन यहाँ पे चुना हूँ। ठीक है, टाइप नहीं हो पाया था। अब देखो सवाल यहाँ पे है, नेक्स्ट सवाल है कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 2-2 नंबर वाला सवाल, मैं जितना बता रहा हूँ इस सवाल भी 2-2 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंग का नाम बताइए। शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने नेत्रजनीय अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब सिंपल तरीके से समझ लो, मेरा भाषा समझ लो, यहाँ तो किताबी भाषा है। मतलब शरीर के अंदर जो खाते हैं पीते हैं, जो बेकार की चीज़ बच जाता है उसको जो है शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। और जो पदार्थ निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। जैसे पसीना निकलता है बॉडी से, तो पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, टॉयलेट निकलता है, टॉयलेट क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जो काम हो रहा है, जो निकलने की क्रिया हो रहा है, उसको क्या बोले, उत्सर्जन। आपको इतना गाढ़ा हिंदी नहीं आता ना, तो आप यूं ही लिखेंगे कि शरीर में उपापचय मतलब पचने के बाद, है ना, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो शरीर में पचने, शरीर में जो भोजन हम खाते हैं
हमारे भोजन खाने के बाद शरीर में जो भोजन पच जाता है और उसके पचने के बाद जो बेकार के अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन जो उत्सर्जित पदार्थ, अब आपको उत्सर्जित समझ में आ गया। जैसे पसीना क्या है, उत्सर्जित पदार्थ हो गया। जो क्रिया हो रहा क्या हो रहा, उत्सर्जन हो रहा। अब पसीना निकल किससे रहा, तो पसीना निकल रहा त्वचा से, चमड़ा से निकल रहा, तो उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसके दो उत्सर्जन। वृक्क, किडनी से क्या होता है, मूत्र जो छन के बाहर निकलता है। फेफड़ा से रक्त होता है साफ। त्वचा से क्या होता है, पसीना। तो ये ही है आपका उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर है। अगला सवाल, तो इसको आप देखिए समझिए। ये देखो, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन धुंधला दिख रहा हो कि आयोडीन ही हम लोग को खाने के लिए क्यों बोला जाता है ना। आयोडीन युक्त नमक क्यों बोलता है खाने के लिए, या तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। दोनों का एक ही सवाल और जवाब भी दोनों का सेम। और देख लो कहाँ कहाँ आया हुआ है। चलिए, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आयोडीन आप लिखेंगे। ठीक है, तो अबटू ग्रंथि को आयोडीन हार्मोन बनाने, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, अबटू ग्रंथि बनाता है ना। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपपचय की थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन वसा जो एकदम चिकना चिकना खाते हैं, मतलब मांस मीट वगैरह खाते हैं जो है ना, और प्रोटीन जो खाते हैं, इन सभी को पचाता कौन है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, या वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। कौन, अबटू ग्रंथि। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी, अगर अब सुनो, अगर हम जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन में आयोडीन अगर कम मात्रा में आप खा रहे हैं तो आपको ग्वाइटर रोग हो जाता है। मतलब जिसको बोलते हैं घेंघा रोग हो जाता है, गला में हो जाता है, मोटा सा फूल जाता है, उसको बोलते हैं घेंघा रोग। ग्वाइटर रोग नाम से ग्रसित होता है। इस बीमारी का लक्षण क्या है, फूली हुई गर्दन। अरे बाप रे, गर्दन मोटा यूं भीम की तरह फूल जाएगा। बाहर की ओर उभरी हुई नेत्र, आंख लगे बाहर एकदम, कैसे भूताहा फिल्म देखे हैं, एकदम आंख बाहर निकला रहेगा। ये किसकी अलामत है, किसकी पहचान है, ये है आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि आयोडीन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या लक्षण है, तो आप बोलेंगे घेंघा रोग हो जाएगा, यानी कि गला फूला रहेगा, है ना। बाहर नेत्र जो है आंख जो है नेत्र गोलक से बाहर हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए हम आयोडीन की शरीर में कमी को पूरी करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। बस सिंपल सी बात है। इस रोग को अगर ख़त्म करना है तो आपको आयोडीन नमक खाना पड़ेगा। ओके, आयोडीन नमक आपको खाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यही है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बहुत अच्छी तरीके से आप लिख दीजिएगा। अगर ये 2-3 लाइन ये वाला नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि यहाँ से यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा। ये ठीक है, ये तो खैर जान रहे, आप भी जाने कि ग्वाइटर रोग हो जाएगा, इसको गर्दन फूल जाएगा, नेत्र गोलक से बाहर निकल जाएगा, आंख जो है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन युक्त नमक। तो आप कुछ 1-2 लाइन पढ़िए ताकि कुछ याद हो जाएगा, है ना। ओके, अगला सवाल लीजिए। समजातीय श्रेणी क्या, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। समजातीय श्रेणी क्या है, देखिए कितना बार, ओह माय गॉड, कंटिन्यू 2019 में, 18 में, 16 में, 15 में, तो देखो 2020 में सवाल लगता नहीं आया, 2020 में सवाल ये नहीं आया, तो लाजिमी है, जाहिर है कि 2021 में आ जाए ये सवाल, क्योंकि अक्सर सवाल जो है ना 1 साल के बाद ऐसा होता है, चेंज होता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, तो हम जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे, और ये लाजमी है। समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। समझाते श्रेणी का मतलब ये समझ लो अच्छी तरीके से कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला तैयार होना। श्रृंखला समझ रहे ना, जैसे देखो यहाँ पे श्रृंखला बना हुआ, ये क्या है, श्रृंखला बना हुआ है, CH ऐसी श्रृंखला बना हुआ, CH दुनिया भर का। लेकिन यही 2 चीज़ है, या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन, या तो हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्य समूह के प्रतिस्थापित करता है, यानी कि एक ही प्रकार के प्रकार्य समूह को स्थापित करता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है कि 2, देखो
इसके और इसको बीच देखो कितना का डिफरेंट है, तो बोले कार्बन 1 का और हाइड्रोजन 2 का। तो आप जो भी रहे क्रमागत अगर रहेगा, अगर जो है 2 क्रमागत सदस्य होगा, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे है, या तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह है, या तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये सब है, सब के सब जो है ना, सब के अगर क्रमागत अगर लीजिएगा तो सब में CH2 जो है वो अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि ये क्या होता है। ठीक है, एल्केन समझाते श्रेणी, एक उदाहरण बताया कि एल्केन के बारे में, कि एल्केन का अगर समझाते श्रेणी देखते हैं तो CH इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मिथेन का CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C15H, ये क्या हो रहा है, एक लाइन से अरेंज होते जाता है ना, एक लाइन से जो है अरेंज होते जाएगा, एक लाइन से श्रृंखला बनते जाता है, तो यही होता है समझाती श्रेणी। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल 1 2, वाह अभी तो बहुत सवाल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना सवाल मैं बता रहा हूँ ना इन सभी को आप कॉपी में नोट करिए, और आपके पास किताब में है तो इसको याद करिए। मैं देखो मैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बस आपको ना एक क्या बोलते हैं साइड से कवच में बना के हूँ, कवच, ताकि पढ़ो, कुछ तो पढ़ो यार, है ना। आपके लिए मैं इतना मेहनत करूँ, आप भी तो कुछ पढ़ो, है ना। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित करता है, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन है ना, मतलब कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु जो रहेगा कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, याद रहेगा। मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु के यौगिक को विलयन या तो गलित अवस्था से क्या करता है, विस्थापित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, जब भी सवाल लिखना तो ये वाला लाइन लिखना, इसी पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बस इसी पे मिलेगा 1 नंबर, बाकी इस पे मिलेगा 1 नंबर। इसको नहीं लिखोगे और इसको पूरा लिखोगे तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन बस इतना लाइन लिखेगा 1 नंबर, क्या खेला है ना। तो फेरस, अभी कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं, लोहा है यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या किया, कॉपर को भगा दे, भागो यहाँ से, कॉपर को अलग कर दिया, ये इसके साथ चला गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में फेरस को जो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा उसे विस्थापित कर दिया। तो आपको पता क्या चला कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, फेरस है, कॉपर से ज़्यादा, इसलिए तो कॉपर को बोला भाग यहाँ से। चाहे तो ताकतवर आदमी आ गया तो फिर पतला दुबला टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा ना। चलो ये देखो बहुत अच्छा सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी ध्रुव अंगूठा का नियम बताइए, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, मतलब दाएं हाथ का नियम, है ना। सवाल 2 तरह का सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखिए। अंगूठा का नियम लिखना है, या तो पूरा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए, मतलब फ्लेमिंग का बाएं भी नियम होता है, दाएं भी नियम होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। चलिए इसका नियम लिखते हैं। अपने दाहिने, मतलब इसमें नियम कुछ नहीं, बस इसको बताना है, उंगली से कर लीजिए, और उंगली को कर करके जिस तरह ये किया हुआ ना, बस इस तरह उंगली आप अरेंज करो। ये देखो ये आपका अंगूठा है, ठीक है, तो अंगूठा को ऐसे करो जिस तरह किया हुआ है इस तरह से कीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप करते हो ना, इस तरह से करते हो तो आपको बस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और माध्यम और अंगुली, है ना, तर्जनी कौन होता है, अंगूठा के बगल वाला होता है। ठीक है, मध्यम उंगली मतलब बीच वाला होता है। ठीक है, तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के लंब हो। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे एक दूसरे के लंब में आ रहा, 90 डिग्री पे आ रहा। ठीक है, ये बोलता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कि अपने हाथ के अंगूठे की तर्जनी, हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यम उंगली और अंगूठे को इस तरह फैलाइए कि तीनों आपस में क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो। अब इसको फैला दे तो क्या हुआ, तो तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, संकेत करेगा, और क्या माध्यम चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं और बाएं में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जब इसको फैलाइएगा तो अंगूठा क्या करेगा, देखो आप इस फिगर को याद कर लो, और नहीं तो अपने हाथ में ऐसे करके लिख लो, उंगली में, ये अंगूठा में लिख लो, ऐसे करके 2-3 बार देखोगे तो याद आ जाएगा। जब इसको फैला दिए तो अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शा रहा, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा, और जो मध्यम जो फिंगर है, उंगली है, चालक में
प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है। बस याद हो गया, 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा जी। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं समझा भी रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, ये सवाल देखो जी कि दृष्टि दोष क्या है या किसने या कितने प्रकार के होते हैं, इसका नाम लिखो। तो दृष्टि दोष मतलब दोष मतलब ना जो नज़दीक है या दूर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। आँख में जो दोष होता है उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। ये ठेठ भाषा में कि आँख में जो दोष होता है ना उसको बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं। एक सामान्य स्वस्थ आँख हमारी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाता है। जब आँख ऐसा करने से आँख सक्षम होता है, आँख क्षम मतलब उसमें ताकत खत्म होता है, ऐसा नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। मतलब कि एक सामान्य आँख है, जिस आदमी का आँख सही है तो हमको जहाँ देखना है नज़दीक का दूर का उसकी फोकस दूरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमको जितना दूर देखना है उतना दूर देखते हैं, जितना नज़दीक देखना है उतना देखते हैं। लेकिन अगर किसी के आँख में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो नहीं देख पाता है तो उसी दोष को बोलते हैं दृष्टि दोष। समझ रहे ना, दृष्टि दोष का मतलब कि जो नज़दीक का जो फोकस दूरी बनना चाहिए, जो दूर का जो फोकस दूरी बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा, उसको बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। जैसे कि मुझे दूर का नज़र नहीं आता है, मुझे नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का धुंधला दिखता है। अब आपको बताना कमेंट करके कि मैं कौन सा मैं लेंस इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे दे रहा, हालांकि यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, सारा कुछ दिया हुआ। देखो 4 प्रकार का होते हैं दृष्टि दोष, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 प्रकार के, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अप्रेसफायोबिया और मतलब ये होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी बुढ़ापे में जो होता है ना, जिसके लिए हम लोग बायोफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं। आप बिंदुकता इसको बोलते हैं, दूर नहीं, सॉरी आप बिंदुकता नहीं इसको बोलते हैं, इसको दूरदर्शिता बोलते हैं, दूरदर्शिता। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब मैं समझाता हूँ ठेठ भाषा में, आपको समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि नज़दीक का नज़र आना, दूर का नज़र नहीं आना, जो कि मेरा प्रॉब्लम है। इसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया है ना, इसीलिए सवाल क्या हो रहा है, इनका निवारण कैसे करते हैं, निवारण मतलब इसका कैसे ठीक करता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ, अच्छा मैं उल्टा बता दिया हूँ, ओह सॉरी मैं उल्टा बता दिया हूँ। यह शुरू में दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ जो दूर का नज़र आता है नज़दीक का नज़र नहीं आता है, दूर का नज़र आता है नज़दीक का नज़र नहीं आता है, दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस। तो ये तो मेरा नहीं है, ठीक है, ये किसी और का है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, ये मेरा प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक होता है प्रेसबायोपिया मतलब इसको बोलते हैं दूरदर्शिता बोलते हैं इसको हिंदी में ना। इसके निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे चाचा चाची या दादा नाना देखोगे चश्मा में ऐसे बना रहता है, इसमें उत्तल लेंस भी रहता है और अवतल लेंस भी रहता है, दोनों लेंस मिला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं बायोफोकल। बायो का मतलब ये होता है 2 लेंस, ठीक है, 2। अब देखो एक होता है अस्टिग्मेटिज्म, इससे ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल या चश्मे यानी कि बोलते हैं बेलनाकार, नहीं समझ आता तो लिख दीजिए बेलनाकार, कोई जरूर नहीं कि इंग्लिश में ही लिखिए, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना सवाल कंप्लीट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मैंने सबसे लगता है 7-8 सवाल में कवर कर दिया। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप 7-8 सवाल को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट करे या ना करे, इससे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, याद तो करो। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर दे रहे हैं क्या एग्जाम में आएगा, हम बोलते हैं एग्जाम में आए या ना आए भाड़ में जाए, लेकिन आप पढ़ो तो पहले, पढ़ोगे तब तो एग्जाम में आएगा, तब लिखोगे। इसी से रिलेटेड कुछ अगर आ गया तो आप आराम से नहीं लिखोगे, जरूर लिखो। कोई जरूर नहीं कि वही सटीक सवाल आ जाए, उसी से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए उससे बस छाप देना है, आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मजा आएगा। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें और भी अच्छा सवाल होगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो, अपना कमेंट जरूर बताना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।